हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आज हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना, है ना। आपने देखा होगा कि रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं जो आयनिक यौगिकों के और अनआयनिक यौगिकों के यानी आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल जो कंपाउंड होते हैं आपको उनके फार्मूले मिलते हैं। तो आज के जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें क्या है कि वो टूटने के बाद आयन बनाते हैं। आयन का मतलब है धनायन और ऋणायन, है ना। तो जो धनायन या ऋणायन बनाते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिकों को रासायनिक सूत्र में लिखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, एक पॉइंट हमारा आता है संयोजकता, है ना। संयोजकता, अभी संयोजकता क्या होती है? क्योंकि आयनिक यौगिकों जो रासायनिक सूत्र बनता है वो संयोजकता पर ही डिपेंड करता है। यानी यदि आपको संयोजकता पता है उस आयनिक कंपाउंड की या आयनिक यौगिक की या आयनिक तत्व या परमाणु या आयन कोई भी हो सकता है, अगर उसकी संयोजकता आपको पता है तो कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कितना भी लेंदी फार्मूला क्यों ना आपको दे दिया जाए लिखने के लिए, आप क्या है उसका फार्मूला बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा कि आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना, ये हर क्लास के लिए है ना, किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है कि 9th के लिए है या 10th के लिए है, ये सभी क्लासेस के लिए है ना। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक और आगे तक जहां भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये सब कहीं आपके काम आता है और वहां भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक बनते कहां से हैं? तो जो मेन इसमें खेल होता है वो वैलेंसी का होता है, संयोजकता का। अब ये संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता ये होती है कि आपने मान लिया क्लास 9th में जब आपको विन्यास पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो कॉन्फ़िगरेशन में ये बताया होगा कि जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आदान प्रदान या साझेदारी में भाग लेते हैं। उनकी संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। यही डेफिनेशन देखिए पीछे लिखी हुई है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वैलेंसी, सबसे पहला पॉइंट हमें समझना होगा संयोजकता क्या होती है ना। इसको समझे बगैर हम रासायनिक सूत्र बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोजकता क्या है। कि किसी तत्व या परमाणु, देखिए दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तत्व या परमाणु। आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें सारे के सारे जो तत्व लिखे हुए हैं, एलिमेंट, वो किस रूप में लिखे हैं? परमाणुओं के रूप में ही तो हैं, सिंगल फॉर्म में लिखे हैं ना, एटम के रूप में। तो वो परमाणुओं के रूप में ही सारे के सारे एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान अथवा साझेदारी में भाग लेते हैं उनकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी किसी भी तत्व या परमाणु के बाहरी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये आदान प्रदान होता है ना। तो आदान प्रदान करने का मतलब ये है कि आदान प्रदान मतलब त्याग करना और ग्रहण करना, है ना। कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहां पर कि जो आदान प्रदान अथवा साझेदारी में भाग लेते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या साझेदारी में भाग लेगा उन्हीं की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहते हैं। अब देखिए ये आदान प्रदान और साझेदारी होती क्यों है? हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान या साझेदारी है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है, एक होता है ऑक्टेट रोल, अष्टक नियम। यानी कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक उदासीनता के लिए और स्थायित्व के लिए यानी स्टेबिलिटी के लिए, है ना। एक तो न्यूट्रलिटी के लिए कि उदासीनता के लिए, और दूसरी बात ये हो जाती है क्या है कि उदासीनता तो आपकी हो ही गई और उसके बाद क्या होगा कि वहां पर वो अपना स्थायित्व प्राप्त कर ले, स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले। दो चीजें सबसे बड़ी होती हैं, एक होती है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व और दूसरी होती है कि उदासीनता। कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या प्लस का चार्ज हो, यानी माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो। कोई भी कंपाउंड या कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु या कोई भी आयन उस चार्ज को अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, है ना। क्योंकि चार्ज क्या होता है कि किसी तत्व या परमाणु पर एक भार की तरह होता है। जैसे संयोजकता की अगर डिफिनेशन मैंने पीछे लिखा हुआ है तो मैं एक
तत्व की आपको संयोजकता बता ही देता हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। लेकिन आज ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो कोई भी आयनिक यौगिक का फार्मूला आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, कितना भी कठिन क्यों ना दे दिया जाए, है ना। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा इसके लिए। तो चलिए संयोजकता मैं आपको समझा देता हूं एक एग्जांपल लेकर के कि ये संयोजकता होती क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैंने अपने वीडियो में सिखा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो में, जिसमें मैंने तत्व का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना बताया है। उसमें मैंने विन्यास के विषय में भी बताया है ना, कि विन्यास के लिए रूल होता है, आप उस रूल के अकॉर्डिंग विन्यास को लिखते हैं। तो चलिए मैं यहां पर संयोजकता आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, जैसे यहां पर ले लिया सोडियम। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू कहां से होता है, तो 1s से चालू होता है और आगे बढ़ता जाता है। वो अगर आपको नहीं आता है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, तत्वों का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना, है ना। ये मैंने आपको वीडियो जो बताया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आपको वहां पर बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर सोडियम के लिए लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। देखिए 11 है, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो जितना परमाणु क्रमांक होता उतने ही इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने होते, भरने होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए 2 2 4 6 4 10 और 11 इलेक्ट्रॉन मैंने फुलफिल कर दिए इसमें। अब क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि संयोजकता क्या होती है, क्योंकि संयोजकता आपको समझना जरूरी है ना, इसलिए संयोजकता होती कि बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो आ जा सके, जो आदान प्रदान किए जा सके, जिनका त्याग किया जा सके या जिन्हें ग्रहण किया जा सके, है ना, उन्हीं को कहते हैं संयोजकता। जैसे यहां पर देखिए 3s1 बाहरी कोश कौन सा है, यहां पर ये वाला बाहरी कोश है 3s1। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, वही क्या होती है, संयोजकता। और यही संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग लेते हैं, यानी आते जाते रहते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता, त्याग कर सकता है ना, दे सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि सोडियम की जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1, यानी ये संयोजकता आपको कितनी मिलेगी 1। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यहां पर जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में जितनी होती हैं वो सब धातुएं होती हैं, है ना। और धातुएं, ये याद रखिएगा कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, कभी भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम नहीं करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। एस ब्लॉक की जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, डी वगैरह की, डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करती हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी दूसरी होती है डी ब्लॉक के तत्वों की, है ना। लेकिन एस ब्लॉक वाले में आप ये याद रखिएगा कि एस ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक में कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ये आते दोनों वर्ग कहां, इस ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक में जो हमारे होते हैं वो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, है ना। तो सोडियम की जो फैमिली है वो, और जो मैग्नीशियम या बेरियम की जो बेरिलियम की फैमिली है वो दोनों क्या करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हैं, है ना, दोनों काम करते हैं ये डी ब्लॉक के। तो उसके बाद जो हमारे पी ब्लॉक में होता है, तो पी ब्लॉक में सारी अधातुएं होती है। अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करती हैं। तो सोडियम यहां पर देखिए, सोडियम क्या है, एक धातु है ना सोडियम, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो जितनी उसकी संयोजकता होती, संयोजकता कितनी है, संयोजकता है इसकी 1। कहां से पता चला, तो बाहरी कोश में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो आ जा सके, जो आदान प्रदान किए जा सके, जिनका आदान प्रदान हो सके, वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। और उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता। तो सोडियम के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन था, एक त्याग कर सकता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया संयोजकता के विषय में। अब एक बात और सुन लीजिएगा कि संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, कि संयोजकता के सामने हम कभी चिन्ह नहीं लगाते माइनस प्लस का,
है ना। अभी क्लास 11th में जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको चैप्टर, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीकरण संख्या और वहां पर पढ़ाएंगे आपको संयोजकता। तो ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। संयोजकता को कभी P प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा नहीं लिखा जाता है, यानी संयोजकता कभी माइनस प्लस नहीं होती है ना, और ऑक्सीकरण संख्या होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में यही होता है ना। तो यहां पर ये संयोजकता का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज लगता है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना ही माइनस का चार्ज लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा सोडियम आपका, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी जो तत्व या जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस लगता है, पॉजिटिव का चार्ज लगता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक प्लस लग जाएगा, है ना। तो यहां पर लग गया सोडियम के ऊपर एक प्लस, ये लग गया प्लस का चार्ज, लग गया। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, है ना। अब मैग्नीशियम क्या है, धातु है और द्वितीय वर्ग यानी सेकंड वर्ग की धातु है, तो इसका वर्ग कौन सा, सेकंड, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2, है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो मैग्नीशियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, 2 प्लस लग जाएगा। तो यहां पर Mg के ऊपर क्या लगेगा, डबल प्लस का चार्ज। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो प्लस का चार्ज है इसको चाहे डबल प्लस लगा लीजिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 लगाया और पीछे लिख दिया प्लस, तो 2 लगा करके प्लस लिख दीजिए या 2 बार प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ये दोनों सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहां पर ये हो गया कि जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज लगेगा। इसी का जस्ट उल्टा, जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना ही माइनस लगता है, ये भी बात होती है। तो इसको देखिए कहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर साइड में आपको बता देता हूं, इधर यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस लगता है। जैसे मैंने बताया आपको डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, कॉपर है, लोहा है, जिंक है ना, इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं। जैसे कॉपर है ना, Cu, तो कॉपर क्या करता है, देखिए कॉपर करता है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम कॉपर न लेकर के क्लोरीन ले लें, Cl माइनस, है ना, ये Cl ले लेते क्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो इस पर क्या होगा, 1 माइनस लग जाता है ना। यहां पर क्या है कि Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज लग गया। इसी के बाद जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन आपका है ना, ये फ्लोरीन, तो यहां पर क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इससे क्या बन जाएगा, F माइनस, ये है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उतना ही माइनस। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहाँ 1 माइनस, इसने 1 ग्रहण किया, यहाँ 1 माइनस। और एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फर है, सल्फर ले लिया, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो सल्फर के ऊपर क्या लग जाएगा, डबल माइनस लग जाएगा, है ना। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस लग जाता है ना। तो ये है प्लस और माइनस का खेल, कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उसके ऊपर प्लस लगेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उसके ऊपर माइनस लगेगा। तो ये बात रही संयोजकता की और धनायन और ऋणायन की, कि कैसे और कितना चार्ज किस पर आता है, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको यहां पर बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको संयोजकता के आधार पर परमाणुओं को कितने भागों में बांटा गया है और उन सभी के एग्जांपल्स मैं आपको लिखा देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि संयोजकता के आधार पर परमाणुओं के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए सामने लिखा हुआ है कि एक संयोजी परमाणु, यानी एक संयोजी परमाणु जिनकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। संयोजकता 1 होने का मतलब क्या है, संयोजकता 1 होने का मतलब ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। संयोजकता 1 होने का यही तो मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होगा,
तो यहां पर देखिए अब क्या है कि जैसे एक संयोजी है तो एक संयोजी में इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है तो वो कहलाएगा एक संयोजी धनायन, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो वो कहलाएगा एक संयोजी ऋणायन। तो प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए एक चीज और लिखी हुई है कि एक संयोजी की दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? पहला है एक परमाणविक, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए केवल एक परमाणु भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक से ज्यादा परमाणु भी हो सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हों, जहां पर एक प्लस का चार्ज लगता हो, है ना। तो उसी के आधार पर यहां पर एक परमाणविक है और यहां है बहुपरमाणविक, है ना। लेकिन इसको याद करने से पहले एक चीज आपको और याद करनी होगी, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक, है ना, या उनके नाम, परमाणु क्रमांक तो मान लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा कि उनके नाम जरूर याद करना होगा। जैसे 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के आपको नाम याद होने चाहिए, है ना। हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम जरूर याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे तब तो फिर आप बिल्कुल ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब तत्व का परमाणु जब आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, 1 से 30 तक तो बहुत जरूरी है, उसके बाद जो मेन होंगे उनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक परमाणविक लिखे, परमाणु लिखा हुआ है एक परमाणविक, एक परमाणविक का मतलब जहां पर एक परमाणु हो, है ना, एक परमाणविक और उसकी संयोजकता। तो ये धनायन वाला भी हो सकता है, ऋणायन वाला हो सकता है। तो अभी मैंने दोनों साइड में क्या है, धनायन का लिखा है, इसके बाद ऋणायन को लिख देंगे। तो चलिए देखते पहला कौन सा है। पहला हमारा लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन कहेंगे, प्लस लग गया है ना, तो प्लस के लिए सब जगह पर आयन जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आपको तत्वों के नाम भी पता चल जाएंगे, और ये रहेगा कि आपको संयोजकता वगैरह का भी ध्यान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है हाइड्रोजन, तो इसको कहेंगे, देखिए सिंबल क्या है H प्लस, तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन। प्लस का मतलब या माइनस का मतलब क्या, माइनस से प्लस लगा होगा तो आयन जोड़ दीजिएगा शब्द, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन संयोजकता कितनी है, +1, ठीक। लिथियम आयन, मैंने कहा लिथियम प्लस लगा है तो आयन, है ना, तो लिथियम आयन संयोजकता कितनी है, 1 है। इन सभी की संयोजकता देखिए 1 है ना। उसके बाद सोडियम आयन, यानी ये सोडियम आयन है, संयोजकता कितनी है, +1। ये है पोटेशियम आयन, संयोजकता कितनी है, +1। ये है सिल्वर आयन Ag+, सिल्वर आयन +1 है संयोजकता। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस के लिए Hg+ संयोजकता कितनी है, 1। उसके बाद क्यूप्रस, कोबाल्ट देखिए +1, है ना। फेरस Fe+, ये +1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि संयोजकता कभी प्लस माइनस में लिखी नहीं जाती है, तो फिर यहाँ कैसे लिखा हुआ है कि 1 प्लस में लिखा है, 2 प्लस में, जो भी आगे होगा भी प्लस में मिलेगा। ये इसलिए लिखा गया है ताकि जब आयनिक यौगिक का फार्मूला लिखेंगे तो आपको चार्ज बैलेंस करना होगा। तो चार्ज के लिए आपको याद रखना होगा कि किस पर प्लस आवेश आता है, कितना प्लस रहता है और कितना माइनस रहता है, ये बैलेंस करने के लिए आपको लिखना होगा, है ना। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस वगैरह, प्लस या माइनस जो लिखा जाएगा संयोजकता के लिए वो इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हमें चार्ज भी तो बैलेंस करना होगा। क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, उदासीन होता है। जो आयनिक यौगिक कोई भी आपको दिया जाता है फार्मूला लिखने के लिए वो उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उसमें उतना ही माइनस चार्ज होगा। इसीलिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो क्या है, प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट हैं, प्लस और माइनस में लिखी जाती हैं, है ना। ये चार्ज है आपको दिखाया गया है ना। इनकी संयोजकता को कभी प्लस माइनस से नहीं लिखा जाता, ये चार्ज के लिए आपको प्लस और माइनस की संख्याएं लिख करके बताई गई हैं। तो उसके बाद मर्क्यूरस Hg+ के लिए 1 हो जाएगा। क्यूप्रस ये है Cu, कॉपर है Cu+ का 1 हो जाएगा। ये तो हो गए एक परमाणु जिनमें एक परमाणु हो। अब बहुपरमाणविक का केवल एक एग्जांपल होता है धनायन में, कौन सा, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+, है ना। या इसके अलावा कोई अगर एक आपको मिलेगा तो मिल जाएगा आपको हाइड्रोनियम आयन H3O+, वो हाइड्रोनियम आयन होता है ना। तो वहां पर वो आपको बहुपरमाणविक, बहुपरमाणविक का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा परमाणु हो। देखिए यहाँ पर कौन सा है, नाइट्रोजन परमाणु है, और कौन सा उसके साथ है, हाइड्रोजन परमाणु है। इसलिए यहाँ पर एक से ज्यादा परमाणु हैं। जब एक से ज्यादा परमाणु होते हैं तो उसे हम कह देते हैं बहुपरमाणविक। बहुपरमाणविक का मतलब एक से ज्यादा परमाणु। तो अमोनियम आयन NH4+, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता हमारी जो है वो कितनी है, वो संयोजकता को आप चार्ज कह सकते हैं, तो +1 है
है ना। तो इस प्रकार से ये धनायन वाला होगा, आप धनायन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के ऋणायन वाले सारे आपको लिख करके बता देता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ कि एक संयोजी, एक परमाणविक संयोजकता, बहुपरमाणविक संयोजकता। तो इसके पहले मैंने एक संयोजी धनायन वालों का डिस्कशन कर लिया है ना। एक संयोजी में जो प्लस चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले, उनका डिस्कशन अभी पीछे कर लिया है। अब हम देखेंगे एक संयोजी माइनस वाले भी तो होते हैं। अब माइनस वालों को देखते कौन कौन है माइनस में। तो देखिएगा एक परमाणविक, तो जिनमें एक परमाणु हो माइनस वाला, पहले इधर वो लिखे हैं, जिनमें बहुत सारे परमाणु होंगे वो उधर लिखे हैं। तो इधर देखिए एक परमाणविक, उनकी संयोजकता कौन सा है, क्लोराइड आयन, इसको क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन, Cl माइनस लग गया ना। देखिए संयोजकता कितनी, -1, और ये संयोजकता -1 क्यों लिखी है, इसका मतलब -1 चार्ज है इसके ऊपर, -1 चार्ज है ना। ये यहाँ देखिए फ्लोराइड आयन F-1 इसके लिए भी लिखा है, ब्रोमाइड आयन Br-, देखिए -1 यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद आयोडाइड आयन I-, देखिए -1 यहाँ लिखा हुआ है। तो एक परमाणविक ऋणावेशित, यानी ऋणावेशित वाले, ऋणात्मक वाले जो एक परमाणविक होते हैं वो कौन है, ये चारों आपके हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये एक परमाणविक आपको मिल गए। उसके बाद देखिएगा बहुपरमाणविक, बहुपरमाणविक का मतलब जहां एक से ज्यादा परमाणु हो। तो देखिए यहाँ पर O है, H है, दो परमाणु हैं, देखिए एक है, दो है, ठीक। तो इनको हम बहुपरमाणविक की कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH-, -1 संयोजकता लिखी है। दूसरा है नाइट्रेट NO3-, -1 लिखा हुआ है। नाइट्राइट, देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट है, नाइट्रेट, और ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट में अंतर है, NO3 है, NO2 है। तो यहाँ -1, तो ये -1 संयोजकता इसकी। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस लगा हुआ है तो -1। परमैंगनेट MnO4 -1, MnO4 परमैंगनेट, तो ये -1 लिखा हुआ है। उसके बाद एसीटेट CH3COO-, CH3COO-, -1 लिखा हुआ है। ये साइनाइड CN-, ये -1 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे एक संयोजी पॉजिटिव हो गए, यानी धनात्मक वाले भी देख लिया मैंने, और ये आपके सामने ऋणात्मक वाले भी मैंने आपको एक संयोजी बता दिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको द्विसंयोजी धनात्मक और द्विसंयोजी ऋणात्मक दोनों को बता देता हूं। चलिए देख लेते हैं द्विसंयोजी ऋणात्मक वाले। और ऋणात्मक वाले में भी क्या होगा, एक परमाणविक होगा और बहुपरमाणविक होगा, लेकिन दोनों माइनस वाले ये होते हैं। धनायन में इसमें नहीं था, ठीक। चलिए तो देखते हैं एक परमाणविक और संयोजकता, जिसमें एक परमाणु हो और संयोजकता कितनी हो, -2 हो, है ना। अब ये माइनस वाले डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ऋणायन वाला आएगा, ऋणावेशित वाला। देखिए सल्फाइड, सल्फर के ऊपर डबल माइनस, तो संयोजकता कितनी है, -2। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस, संयोजकता कितनी है, -2, ठीक। उसके बाद परऑक्साइड O2 डबल माइनस, ये देखिए माइनस संयोजकता 2 है, इसको ध्यान रखिएगा, ये है परऑक्साइड O2, ठीक। तो ये हो गए एक परमाणविक। अब बहुपरमाणविक, जहां पर एक से ज्यादा परमाणु हो, है ना, इसको देखिएगा, बहुपरमाणविक और संयोजकता लिखिए यहाँ, सल्फेट SO4 डबल माइनस, है ना। तो चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SO4 डबल माइनस, चाहे 2 चार्ज लगा दीजिए माइनस के, या फिर संख्या लिख करके 2 और पीछे माइनस लगा दीजिए, दोनों सही हैं। तो SO4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो SO4 डबल माइनस, संयोजकता -2 हो गई। कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, -2 संयोजकता हो गई। सल्फाइड, अब यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा परमाणु है ना, सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो जब एक से ज्यादा परमाणु होता है तो उसमें क्या होते हैं, बहुपरमाणविक। यहाँ पर कितने बहुत सारे परमाणु हैं, तो SO3 डबल माइनस, -2 हो गया। डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल माइनस, ये -2 हो गया। उसके बाद कार्बाइड C2 डबल माइनस, देखिए कार्बाइड में 2 होते हैं, एक C2 डबल माइनस होता है, C2 डबल माइनस है, एक तो ये हो गया। उसके बाद ये इसकी संयोजकता कितनी, -2। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसको लिख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कार्बाइड वाला 2 हो जाता है ना। तो कार्बाइड वाला जो होता है इसकी संयोजकता -4 होती है,
है ना। ये भी कार्बन है C4 4 माइनस, ये एक्सेप्शन है, अलग है, द्विसंयोजी से अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच करके इसको अलग लिख दिया है। इसको भी लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका भी फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, मैं करवाऊंगा आपको। तो ये कार्बाइड है C4 4 माइनस, संयोजकता कितनी -4, है ना। वैसे 3 तक मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद एक्सेप्शन वाले जो भी होंगे मैं बता दूंगा। एक एक्सेप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ये 4 वाला है कार्बाइड -4, 2 वाला कार्बाइड -2 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्सेप्शन स्वरूप इसको भी याद रखिएगा, कार्बाइड वाला, ठीक। इसमें -4 होती है, इसमें -2 होती है। तो ये ऋणावेशी तो हो गए द्विसंयोजी। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको त्रिसंयोजी धनात्मक और ऋणात्मक वाले बता देता हूं जिनकी संयोजकता 3 हो, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि त्रिसंयोजी कौन कौन से परमाणु होते हैं। 3 संयोजकता किसकी होती है, उसमें एक परमाणविक और बहुपरमाणविक, उसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिसंयोजी देखिए दिया गया है, एक परमाणविक और ये लिखा संयोजकता, बहुपरमाणविक और ये संयोजकता। तो धनायन वाला पहले देख लेते, पहले प्लस वाला देखते फिर माइनस वाला। तो प्लस वाले में देखिए एक परमाणविक में कौन है, केवल एल्युमिनियम है, ट्रिपल प्लस। देखिए त्रिसंयोजी में केवल धनात्मक वाला जो होता है वो एल्युमिनियम है और कोई भी नहीं है ना, केवल एल्युमिनियम है जिसकी 3 संयोजकता होती है प्लस की, ठीक। तो ये हो गया एक। उसके बाद धनायन वाले का बहुपरमाणविक तो होता ही नहीं, यानी इसमें बहुत सारे परमाणु हों और 3 प्लस लगे हों, ऐसा कोई भी ज्ञात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कट लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद अब माइनस वाले भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये देखिए माइनस वाला नाइट्राइड लिखा हुआ है N3 माइनस, यहाँ -3 है, यानी त्रिसंयोजी वाला माइनस वाला कौन सा है, नाइट्राइड, N3 माइनस, 3 संयोजकता माइनस लिखा हुआ। फास्फाइड P3 3 माइनस, 3 संयोजकता, तो माइनस वाला इसका मिल गया। उसके बाद फास्फेट PO4 3 माइनस, -3 ये दिया गया है, इसका निगेटिव वाला होता है, माइनस वाला होता है त्रिसंयोजी। फास्फेट PO4 3 माइनस 3 यहाँ पर लिखा हुआ। बोरेट आयन BO3 और यहाँ 3 माइनस होगा, ये तो -3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रासायनिक सूत्र लिखने के जो नियम हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं, फिर फार्मूलों को लिख करके मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आयनिक यौगिकों का जो हमें सूत्र लिखना होता है उसके क्या क्या नियम है। देखिए ये नियम अगर आपको नहीं पता है तो आप रासायनिक सूत्र को कभी भी नहीं लिख पाएंगे सही, क्योंकि हमेशा गलत हो जाएगा। नियम को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक हमें ध्यान रहे, याद रहे, पता रहे। अगर नियम पता है तो आप किसी भी यौगिक का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला या सूत्र लिख सकते हैं, है ना। और इसको आपको देखने के बाद आपको किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपने इसको अच्छे से देख लिया और इसको समझ लिया। तो चलिए देखते हैं नियम क्या कहते हैं कि आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, कुछ नियम होते हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आयनों के नाम व संयोजकताएं याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आयनों के नाम और उनकी संयोजकताएं लर्न होनी चाहिए, है ना। जितने मैंने लिखाए हैं वो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो पहला तो यही हो गया। सेकंड क्या है, देखिए नंबर 2, यौगिक में उपस्थित धनायन को बाईं ओर तथा ऋणायन को दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन इन पर धनायन व ऋणायन चिन्ह नहीं लगाते हैं। यानी कहता है कि धनायन को कहां पर, बाईं ओर, और ऋणायन को कहां, दाईं ओर लिखते हैं, है ना। जो प्लस चार्ज वाला होगा वो कहां होगा, बाईं ओर होगा, और जो माइनस चार्ज वाला होगा वो कहां होगा, दाईं ओर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए मैं बता देता हूं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूं, है ना। कह रहा है कि धनायन को बाईं ओर, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें कौन है, सोडियम धनायन है और क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। तो इसको जब मुझे इसका सूत्र बनाना होगा तो ये है धनायन, धनायन को कहां रखना है, धनायन को बाईं ओर, बाईं साइड में कौन होगा, इस साइड का, यानी ये वाला जो मेरा साइड होगा ये क्या होगा, बाईं ओर, और दाईं ओर क्या होगा, ये वाला साइड हमारा दाईं ओर होगा, है ना। तो सोडियम को हमें कहां लिखना है, बाईं ओर, यानी यहां पर हम लिख लेंगे सोडियम को, ठीक। तथा ऋणायन को दाईं ओर लिखते हैं। ऋणायन कौन है, क्लोरीन है, तो Cl को हम कहां लिखेंगे, इस साइड में। ऐसे सभी में करेंगे, जितने भी सूत्र आपको बनाने हैं सब में धनायन बाईं ओर, ऋणायन
दाईं ओर, है ना, ये तो समझ में आया होगा। उसके बाद लेकिन इन पर प्लस व माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन इस पर प्लस और माइनस चिन्ह कितना होता है ये आपको नहीं लगाना है। ठीक, तो ये बात हो गई, इतना हुआ क्लियर। सेकंड पॉइंट आपको कि धनायन को कहां रखना है, ये धनायन को रखना है हमें बाईं ओर, ऋणायन को कहां रखना है, दाईं ओर, उस साइड में। ठीक, सेकंड पॉइंट। तीसरा देखते हैं कि धनायन व ऋणायन की संयोजकताओं को बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे लिख देते हैं। यानी धनायन और ऋणायन की संयोजकता कितनी है, बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे लिख देंगे। तो देखिए सोडियम संयोजकता कितनी होती है, 1, मैंने अभी आपको बताया था पीछे। तो संयोजकता इसकी कितनी होती है, 1। अब यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह हमें नहीं लगाना है। ठीक, तो संयोजकता कितनी हो गई, +1 हो गई। क्लोरीन, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, यहां भी हमें चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला नियम क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है कि जो है ये हमारा हो गया कि संयोजकताओं को बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे लिख देते हैं, ये बात क्लियर हो गई। चौथा देखते हैं कि अब धनायन व ऋणायन की संयोजकताओं का आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना, मैथ में करते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाता है मैथ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो मल्टीप्लाई होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे, है ना, तिर्यक गुणा, इस साइड का इधर से, इस साइड का इधर से, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इनको तिर्यक गुणा करवा देते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इसको कहते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, संख्याओं का गुणा, तिर्यक, इसको कहते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो गया। हाँ, तिर्यक गुणा करते हैं, फिर उनके प्लस व माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यानी फिर उनके धनायन और ऋणायन की संख्या को या धनावेश और ऋणावेश के चार्ज को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, प्लस माइनस को देखते हैं, है ना। तो जैसे यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Na और ये कर दिया Cl, तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा NaCl, ये बना। अब इसमें हमें देखना होगा कि चार्ज बैलेंस है या नहीं, है ना। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको संयोजकता इनकी याद आनी चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1, इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। मैंने लिखाया था आपको चार्ज कितना होता है संयोजकता में, है ना। तो यहाँ +1 यानी इस पर क्या होता है, +1, इस पर होता है -1, दोनों का चार्ज क्या है, बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर ना होता तो बराबर करना पड़ता। कैसे बराबर करते, संख्या लगा करके बराबर करते। ठीक, जब फॉर्मूला बताऊंगा तो वहां पर सिखाऊंगा आपको। तो Na प्लस और Cl माइनस इस तरीके से बन जाएगा। तो प्लस व माइनस चार्ज को बराबर करते, तो आवेश मैंने देख लिया किसमें क्या है, बराबर है। ठीक, उसके बाद यदि बहुपरमाणविक आयन एक से अधिक है तो इनकी संख्या को ब्रैकेट लगाकर बराबर करते हैं। कहता कि कोई बहुपरमाणविक आयन है, जैसे SO4, है ना। SO4 क्या है, बहुपरमाणविक आयन है, सल्फेट आयन, या कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको जब बहुपरमाणविक आयन की संख्या एक से ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको यहां पर इनकी संख्या को ब्रैकेट लगा करके बराबर करते हैं। यानी उसकी संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट लगा करके बराबर करना पड़ेगा। चलिए एक इसका एग्जांपल यहीं लिख देते हैं हम। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। इसको मिटाल करके मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। है ना, मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ले लिया, ये देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, है ना। ये होगा मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH, मैंने लिखाया था आपको OH, ये लिखा मैंने। ठीक, अब बिना चिन्ह के इनकी संयोजकताएं ठीक इनके नीचे लिखो। प्लस वाला कहाँ है, बाईं ओर है, माइनस वाला कहाँ है, दाईं ओर है। सबसे पहला तो नियम ये था। तो ये हो गया, संयोजकताओं को बिना चिन्ह के ठीक इनके नीचे लिखो। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, ये 2 लिख दिया। OH की संयोजकता कितनी होती है, 1, मैंने आपको लिखाया था। तो यहां पर कितना हो गया, 1।
ठीक, संयोजकताएं बिना चिन्ह के लिख लिया। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 को इससे करना है mg से, और 2 को यहां करना है इससे, ये है। अब ये देखिए क्या है, ये है बहुपरमाणविक आयन। बहुपरमाणविक आयन का मतलब जहां पर एक से ज्यादा परमाणु हो। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु भी है और हाइड्रोजन परमाणु भी है, 2 परमाणु हो गए ना, तो 2 परमाणु हो गए, तो यहाँ पर 2 परमाणुओं के लिए बहुपरमाणविक कह दिया जाता है। जैसे एक से ज्यादा हुआ वैसे बहुपरमाणविक, तो ये हो गया बहुपरमाणविक। तो बन गया MgOH बनेगा। देखिए क्या बनेगा, Mg और OH, OH कितना हो गया 2, बहुपरमाणविक आयन की संख्या एक से ज्यादा हो गई, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर देखिए लिखा, यदि बहुपरमाणविक आयन एक से अधिक है तो इनकी संख्या को ब्रैकेट लगाकर बराबर करते हैं। यानी उनकी संख्या को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा करके लिख देते हैं या बराबर कर देते हैं, है ना। तो चलिए मैग्नीशियम हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। ये ब्रैकेट लगा दिया और संख्या कितनी है 2, तो यहां पर मैंने 2 लगा दिया। इस प्रकार से इसका ये फार्मूला लिखा जाएगा। 5वां पॉइंट आपका यही कह रहा था, है ना। इसी प्रकार से अगर और एग्जांपल, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। यहां पर एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्युमिनियम ले लिया और OH ले लिया। ठीक, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3, धनायन को बाईं ओर लिखना है, ऋणायन को दाईं ओर लिखना है, तो ये हो गई 3। बिना चिन्ह के लिखना है संयोजकता। OH कितना होता है 1, बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये किया इसको और इसको मल्टीप्लाई इससे किया, ये हो गया। देखिए क्या होगा, एल्युमिनियम। अब देखिए ये फिर बहुपरमाणविक आयन आ गया, इसकी संख्या एक से ज्यादा है, 3 है ना, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में OH और इसकी संख्या को ब्रैकेट के बाहर यहां लिख देंगे। ये हो गया LOH का होल थ्राइज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। 5वां पॉइंट क्या कर रहा था वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले कुछ नियम समझा देता हूं। और यहां पर देखिए पॉइंट छूट गया है कि प्लस व माइनस में डाल दिया है ना इसको, तो प्लस व माइनस की संयोजकताओं को ठीक उनके नीचे, है ना, ये यहां पर लिख लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए डाल दिया था कि धनात्मक व ऋणात्मक आयन की संयोजकताओं को ठीक उनके नीचे लिख देते हैं। ठीक उनके नीचे बिना चिन्ह के, है ना, ये भी एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, बिना चिन्ह के उनके नीचे लिख देते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले नियम में आपको बताता हूं। देख लेते हैं कुछ अगले लास्ट नियमों को, और यहां पर नियमों को पढ़ने के बाद जो है हमारा ये क्या हो जाएगा कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए नियम नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया था। 6 नंबर क्या कहता है कि यदि धनायन व ऋणायन की संयोजकताएं बराबर हो तो उन्हें आपस में नहीं बदलते हैं। यानी कहता है कि धनायन और ऋणायन की अगर संयोजकताएं बराबर हैं तो उन्हें आपस में नहीं चेंज करते। इसका क्या मतलब, जरा समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे एग्जांपल आपको दिया गया मैग्नीशियम सल्फेट, तो हम ले लेते जरा मैग्नीशियम सल्फेट को। ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, धनात्मक भाग है। धनात्मक भाग कहाँ होगा, बाईं ओर होगा, तो बाईं ओर लिख लिया। सल्फेट के लिए क्या होता है, SO4, अभी बताया था आपको, तो SO4 लिख लिया। SO4 है ना। संयोजकताएं कितनी होंगी, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, यहां लिख लिया। बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे संयोजकताएं लिखी, तो SO4 संयोजकता कितनी होती है 2, तो ये यहां लिख लिया। अब ये कहता है कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी क्या करेंगे कि यहां पर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब संयोजकताएं बराबर होंगी, नियम नंबर 6 देखिए, जब धनायन ऋणायन की संयोजकताएं बराबर होंगी तो हम उन्हें तिर्यक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, गलत हो जाएगा। कैसे, अभी देखिएगा। यहां पर देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा, देखिए 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, और यहां पर क्या है, ये 2 ये हो जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा Mg2 बन जाएगा, हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा SO4 होल ट्राइज, ये बन जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है कि इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, जितना सरल फॉर्म में लिखिए आप उतना ही सही रहता है।
तो देखिए अगर मान लिया इसको कर भी देते हैं ऐसे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा तरीका कम अच्छा है, क्योंकि जो फार्मूला होता है जितने ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, सरल फॉर्म में लिखा जाए उतना ही सही होता है। तो या तो इसको यहाँ 2 से डिवाइड करिए तब सही है, या फिर इसको चेंज ही ना करिए, जैसे दोनों संयुक्ताएं दो दो दी गई हैं आपस में, तो इनको बदलिए नहीं, सीधे काट दीजिए। तो चाहे 2 से ये वाला कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा, है ना। और चाहे यहां पर आप 2 लिख करके दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो दोनों अगर दो दो बराबर हैं तो सीधे सीधे याद रखिए, जब संयोजकताएं बराबर हैं तो बिल्कुल सीधे फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाता है, क्योंकि संयोजकताएं बराबर इसका मतलब चार्ज बराबर है, और चार्ज बराबर तो यौगिक उदासीन, और यौगिक उदासीन तो फार्मूला बिल्कुल सही। ठीक, तो ये बनेगा MgSO4, ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो अगर ये सब करते तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और अगर आप इसको नहीं बदलते सीधे MgSO4, संयोजकताएं बराबर तो चार्ज बराबर, चार्ज बराबर तो यौगिक उदासीन, यौगिक उदासीन तो फार्मूला सही, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 6 नंबर नियम आपका यही कह रहा था कि उनको नहीं बदले तो ज्यादा सही रहेगा, अगर बदल भी दोगे तो फिर गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा संख्या को। ठीक, चलिए उसके बाद अगला नियम कहता है कि एक परमाणविक आयन को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। कहता है कि जो एक परमाणविक आयन होते हैं, है ना, उनको क्या है कि हम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को ब्रैकेट में नहीं, क्लोरीन, सोडियम, ये सब जितने एक संयोजी होते हैं, एक परमाणविक होते हैं, उनको हम कभी क्या है कि ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र में धनायन पहले व ऋणायन बाद में होना चाहिए। ये तो आपने पहले भी पढ़ा था कि धनायन क्या है, पहले होना चाहिए, और ऋणायन बाद में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर इस जगह पर, है ना, जैसे मान लिया कि आप एल्युमिनियम क्लोराइड आया AlCl3, है ना, जैसे ये आया AlCl3, ये आया, तो मान लिया आपने इसका फॉर्मूला ऐसे लिख दिया Cl3Al, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें धनावेशित भाग, प्लस वाला भाग पहले लिखना है और माइनस वाला भाग बाद में लिखना है ना। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल और देख लीजिए एक, है ना, जैसे कहा गया कि आप लिखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना। तो चलिए सोडियम सल्फेट लिख करके दिखा देते हैं आपको। सोडियम सल्फेट मुझे तो पता है Na2SO4 होगा, है ना। देखिए यहाँ पर सोडियम हो गया ये धनायन, और क्या होगा SO4। ये सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। इसकी संयोजकता 2 होती है, तो बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे लिखिए, तो बिना चिन्ह के ठीक उनके नीचे। त्रिया गुणा कर दीजिए, तो ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, इधर गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ इसका इससे गुणा या ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा Na। अब देखिए यहीं पर समझिए, इसको जैसे इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, तो गुणा करने में ध्यान रखिएगा, ये वाला प्लस वाला भाग है ना, सोडियम वाला प्लस भाग है, तो ये पहले लिखा जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे Na2, और इसका गुणा इससे हो रहा तो इधर वाले को कहा बाद में लिखेंगे, तो ये SO4, है ना। अगर गलती से भी आपने SO4 को पहले लिख दिया, सोडियम को बाद में लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर आपने लिख दिया इसको कि जैसे SO4 लिख दिया और ये Na लिख दिया, Na2, है ना, इस तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये लिखने का तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो यहां तक मैंने आज आपको रासायनिक सूत्रों में संयोजकता समझा दी, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी परमाणुओं को लिखा दिया। इनको लिखने के जो नियम होते वो मैंने आपको नियम बता दिया है। तो आप इतनी चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। इसका जो अगला भाग होगा उसमें मैं आपको बहुत ही ज्यादा, जितने भी सूत्र मुझसे हो सकेंगे आपको मैं उतने सूत्र की प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।